मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस का नाम था यूपी टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज 2020। दिस ऑर्डिनेंस वाज क्लियर्ड बाय द कैबिनेट एंड सेंट टू द गवर्नर फॉर हर कंसेंट। अब इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या होगा? दिस ऑर्डिनेंस हैज सस्पेंडेड ऑल लेबर लॉज एक्सेप्ट 3। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में टोटल 44 लेबर लॉज है। ये लेबर लॉज लेबरर्स यानी वर्कर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो 44 जो लेबर लॉज है यानी 44 जो लेबर लॉज है उसमें से 41 आउट ऑफ 41 हैव बीन सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। सवाल उठता है कि पहला क्वेश्चन ये उठता है आखिर कौन कौन सा एक्ट बचे हुए हैं जो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा सस्पेंड नहीं हुए हैं। उसमें से पहला है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976। दूसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। तीसरा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। यही 3 ऐसे लेबर एक्ट बचे हुए हैं जो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा सस्पेंड नहीं हुए हैं। और एक है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का सेक्शन 5, ओनली सेक्शन 5, नॉट होल द एक्ट। 3 एक्ट और 1 सेक्शन के छोड़कर ऑल लेबर लॉज हैव बीन सस्पेंडेड थ्रू दिस ऑर्डिनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अब सवाल उठता है क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वर्कर्स पर और लेबरर्स पर। तो ये जितने भी आप सब जानते हैं कि लेबर लॉज वर्कर्स के लेबरर्स के इंटरेस्ट को राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए इवन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक लेबर लॉ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये एक्ट डील करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच एम्प्लॉयमेंट का टर्म से रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उससे रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होगा उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाएगा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एम्प्लॉय कोर्ट में ले जा सकता है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। चूंकि इस ऑर्डिनेंस के आने के कारण ये एक्ट सस्पेंड हो गया, अब एम्प्लॉय से वो राइट छीना गया कि अपने एम्प्लॉयर को कोर्ट में वो ले जा सकता है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब अगर एम्प्लॉयर किसी तरह का टर्म्स का वायलेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्म्स का, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, तो एम्प्लॉय के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होगा, कोई लीगल ऑप्शन नहीं होगा अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। इस तरह से एम्प्लॉय वल्नरेबल होगा टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर। कुल मिला जुला कर इन नट से आप कह सकते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के बदौलत एम्प्लॉयर इज इन अ पोजीशन टू हायर एंड फायर। यानी जरूरत पड़े तो हायर करो और जरूरत खत्म हो गया तो फायर कर दो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कंसिक्वेंसेस, लीगल कंसिक्वेंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉइज। एकदम चिंता मुक्त होकर एम्प्लॉयर जब चाहेंगे एम्प्लॉय को हायर करेंगे, जब चाहेंगे वो फायर करेंगे, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाला, जो राइट को प्रोटेक्ट करने वाला, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला जितने भी लेबर लॉज थे दे हैव ऑल बीन सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और साथ साथ बहुत से चेंजेस आएगा। हाँ, एक चीज है कि वुमेन और बच्चे से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो वैलिड रहेंगे। अब सवाल उठता है कि इससे और क्या क्या चीजें हो सकती है। वर्कर्स के पास यूनियन बनाने का राइट नहीं रहेगा। वर्कर्स को जो उनके वर्क प्लेस पर जो फैसिलिटीज मिलते हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग जो फैसिलिटी मिलते हैं, वर्किंग कंडीशंस जो होते हैं, उनका जो सेफ्टी का मेजर्स होते हैं, इसको प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर बाउंड नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं वो सब सस्पेंड हो चुके हैं। अब एक और केस देखिए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में प्रोविजंस है और रिगार्डिंग ले ऑफ कंपनसेशन। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। ले ऑफ का मतलब होता है एन एम्प्लॉयर इज अनएबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू हिज एम्प्लॉय ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। यानी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देने में असक्षम होता है, दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फर्दर कहता है अगर ले ऑफ करता है एम्प्लॉयर तो ले ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। और वो कंपनसेशन कितना होगा? 50% ऑफ द वेजेस। चूंकि ये ऑर्डिनेंस अब आ गया, इस ऑर्डिनेंस के कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सस्पेंड हो गया। अब एम्प्लॉयर ले ऑफ कंपनसेशन देने के लिए भी बात नहीं होगा। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ले ऑफ कर सकता है, हटा सकता है, उसके सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है
बिना कोई कंपनसेशन दिए हुए। इसी तरह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनका जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यानी उनका जो ड्यूरेशन है, तो वो पीरियड खत्म हुए बिना बीच में ही एम्प्लॉयर उनके सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है और उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय के पास कोई राइट नहीं रहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सके। तो आप ये कुल देखें कि जितने भी 44 एक्ट्स थे उसमें से 41 को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी वो अप्लीकेबल नहीं रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सिर्फ 3 ही एक्ट अप्लीकेबल रहेंगे और जितने भी प्रोविजंस वुमेन और बच्चे से रिलेटेड है वही अप्लीकेबल रहेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एम्प्लॉयर का एसोसिएशन गवर्नमेंट के से मिला। गवर्नमेंट से मिलने के बाद कुछ डिमांड्स रेज किए। उस डिमांड्स में था कि इस लॉकडाउन को ले ऑफ के रूप में ट्रीट किया जाए, यानी लॉकडाउन का जो पीरियड है इसको ले ऑफ में कन्वर्ट किया जाए, मिनिमम वेजेस को 15,000 से कम किया जाए और वर्किंग आवर्स को 12 घंटा तक बढ़ा दिया जाए। आपको मालूम है दो स्टेट ऑलरेडी, यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश have already increased the working shift to 12 hours, 12 घंटा का शिफ्ट कर दिया गया। यही प्रोपोजल यूपी गवर्नमेंट के अंदर में भी आया है कि वर्किंग शिफ्ट को 12 घंटा तक कर दिया जाएगा। आप तो जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर लॉ को रिफॉर्म करने का प्रोसेस को चालू कर दिया है, यानी जितने भी 44 लेबर एक्ट्स हैं उनको 4 कोड में सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करने जा रही है, यानी कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन पब्लिक सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। ये 4 कोड में पूरे 44 लेबर एक्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें से जो कोड ऑन वेजेस है हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब बाकी 3 कोड्स डिफरेंट स्टेजेस में है, कोई कैबिनेट के द्वारा पास हो चुका है, कोई स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेबर लॉज को रिफॉर्म करने का कोशिश कर रही है। साथ साथ जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लेबर लॉज को सस्पेंड किया है इसका कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा असर लेबरर्स पर पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो राइट्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई लीगल सेफगार्ड्स नहीं रहेगा और एम्प्लॉयर इस पोजीशन में रहेगा कि उसको हायर करें और क्या करें, फायर करें। मतलब ना मिनिमम वेजेस रेट अप्लीकेबल होंगे, ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लीकेबल होंगे, ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट अप्लीकेबल होंगे, ना ही पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लीकेबल होंगे, ना ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लीकेबल होंगे। इस तरह से बहुत से एक्ट्स हैं जो आपको तो बता दिए कि टोटल 44 लेबर एक्ट्स हैं, उसमें से 41 हैव ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड। तो सो आप समझ सकते हैं कि लेबर किस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये सब स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द वेक ऑफ कोविड-19। यानी इन सब के पीछे एक सोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का कि इन द वेक ऑफ कोविड-19 जो इंडस्ट्रीज चाइना छोड़ना चाह रहा है उसको दे आर इन्वाइटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इसके लिए पहला कंडीशन ये है कि लेबर लॉज को या तो सिंप्लीफाइड कर दिया जाए या लेबर लॉ को हटा दिया जाए ताकि एम्प्लॉयर फील फ्री टू डू देयर बिजनेस हियर इन इंडिया। आपको बता दें कि हमारे संविधान में 3 तरह का लिस्ट तैयार होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। तो लेबर बीइंग ऑन द कंकरेंट लिस्ट, तो लेबर से रिलेटेड जो लॉज हैं वो दोनों गवर्नमेंट बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन लिस्ट। तो यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है इट विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। उसके बाद ये फिर लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।